गुड इवनिंग साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री का फेज़ 3.0 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट किसका? विज्ञान का चल रहा है और आपकी तैयारी बहुत धांसू और कारगर होकर के है। एग्ज़ाम बहुत ही करीब, मतलब आप एग्ज़ाम से बस 2 से 3 दिन पीछे हैं। तो सेट को लगा लीजिए आप एग्ज़ाम में जाने से पहले। हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आने वाला हो शायद आपको सेट में मिल जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका वहाँ अगर संभावित है कि गलती हो जाए अगर देख करके नहीं जाएंगे, क्योंकि एक सिलेबस का एक दायरा है ना, आप जितना भी पढ़ ले कम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देख लेंगे, एक बार गो थ्रू हो लेंगे, तो इससे एक अभ्यास, एक अनुभव बना हुआ रहेगा, जिससे गलती होने की चांसेस बहुत कम बनी रहती है। इसलिए सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर किया जाए तो उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होता है उसको एक बार देख करके जाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस कैसा पूछता है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहता है। ठीक है, और आप तो बहुत ही अनुभवी और एग्ज़ाम दे चुके हैं, या हो सकते हैं कि कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो फ्रेशर होंगे, तो उम्मीद है कि इस बार उनका सिलेक्शन, सभी विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। चलिए, तो आइए हम लोग सेट की तैयार जो है प्रैक्टिस पे आ जाते हैं कि क्वेश्चंस आज का क्या है। ठीक है, एक धुआंधार, बिल्कुल एनर्जेटिक हो करके जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। वक्त के बगैर बर्बाद किए हुए, बगैर किल किए हुए हम लोग समय को यूटिलाइज करें। ठीक है, यानी अभी जो समय है बीत जाएगा तो बस अफसोस होगा कि काश अगर ये चीज़ हम कर लिए होते तो ये क्वेश्चन गलती ना होता। लेकिन अब फिर अफसोस करके ही क्या, जब वक्त हमसे गुजर चुका। तो यानी कहने का मतलब है कि अफसोस तब होता है जब वक्त बीत जाती है, तो अफसोस याद तो आता रहता है कि शायद ये काम कर लिए होते तो ये क्वेश्चन हमसे गलती ना होता। ठीक है ना। इसलिए हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन भी बनाइए। क्वेश्चन बनाने से पहले जो आपके पास समय है, जो वक्त है, उसको इग्नोर नहीं करिए। जो आपको चैनल से मिल रहा सेट, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और कारगर है। इसीलिए फिर मैं कहूँगा आपसे कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। जी हाँ साथियों, यादें लौट कर के आती हैं, वक्त नहीं। वक्त आपका बहुत ही बहुमूल्य है, आपका वक्त को हम बर्बाद नहीं करेंगे। आइए, लिनियस में अपना वर्गीकरण कब प्रतिपादित किया? मतलब कार्ल लिनियस, यानी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें, यानी टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो फादर यानी वर्गीकरण का जो जनक है उसको बोला जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण का जनक। ठीक है, वर्गीकरण का जनक हम लोग कहते हैं कार्ल लिनियस को। किसको कहते हैं? कार्ल लिनियस। इन्होंने सबसे पहले जो आपको किया था 1735 में। कब किया था? 1735 में क्लासिफिकेशन किया था। और इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चंस जो है आपको एक पूछा जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 5 जगत प्राणी में जो वर्गीकरण किया गया था, इसका श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा आर.एच. वाइटेकर। आर.एच. वाइटेकर को जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का श्रेय जाता है। ठीक, आखिर इन्होंने कार्ल ने किसका किसका वर्गीकरण किया था? मतलब हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स है, एक कोशिकीय भी बना हुआ है, बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक सेल का बना और एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ। ठीक है, उसमें प्लांट्स है और एनिमल्स है। एनिमल में भी कुछ ऐसे हैं जिसको आप क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम्स में हमारे पास यानी जो उड़ने वाला है, जो रेंगने वाला है। ठीक है ना। और जो है आपका कुछ ऐसे हैं जो ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं, विविपेरस है, कोई ओविपेरस यानी कोई अंडा देने वाला है, कोई बेबी देने वाला है। ठीक है, कोई उभयचर है, मतलब जल में भी रहेगा और थल पे भी रहेगा। तो इस चीज़ को देख करके ही क्लासिफिकेशन किया गया था, और क्लासिफिकेशन का सबसे पहला श्रेय कार्ल लिनियस को जाता है। ये आप माइंड में रखिएगा। और किया गया कब? 1735 में। कब किया गया? 1735 में। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मतलब फादर ऑफ क्या? क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है? तो आर.एच. वाइटेकर को।
मोनेरा जगत के सदस्य है। तो मोनेरा मतलब जो होता है ना, मोनेरा का मतलब होता है कि बैक्टीरिया से संबंधित, यानी मोनेरा एक फैमिली है। इस फैमिली में आने वाला जो भी होगा वो सब के सब बैक्टीरिया कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। ये प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें जो कोशिकाएं होते हैं इसके न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, और मोनेरा जो जनरली जो होता है ये स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, स्वपोषी। कैसा स्वपोषी, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा केमो ऑटोट्रॉप्स, यानी केमिको जो है केमिकल से भोजन को ये प्राप्त करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है केमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है, केमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, मोनेरा जगह से ही आने वाला आपका है बीजीए, जो बहुत फेमस है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी, मतलब नीला और हरा। नीला और हरा शैवाल जो होता है ये आने वाला जो फैमिली है, किस फैमिली से, मोनेरा फैमिली से है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल सामान्यतः होता है, लाइकेन कहती किसको है, लाइकेन जो होता है मिडिल पार्ट्स होता है किसका, कवक प्लस शैवाल से बना जो पार्ट होता है उसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो लाइकेन जो होता है आपका, हमने अभी बताया का शैवाल जो है ब्लू ग्रीन अलगी से संबंधित, इसमें जो हमारा जो कलर होता है आपका बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी मतलब नीला हरा। ठीक है, सी नंबर द करेक्ट आंसर। शैवाल में पोषण की विधि है, शैवाल में पोषण की विधि कैसा है, अलगी में जो पोषण होता है याद रखिएगा फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में जो भोजन बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और लाइट के प्रेजेंस में ये भोजन प्राप्त किया इसको इसलिए बोला गया फोटो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वैसा प्राणी जो खुद से भोजन बनाए, अगर केमिकल के रेस्पेक्ट यूज करके बनाएगा तो उसको हम लोग केमोटोट्रॉप्स कहेंगे, और अगर लाइट को यूज करके बनाएगा तो उससे हम लोग लाइट या फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। लाइट को हम लोग इंग्लिश में फोटो कहते हैं, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश। तो बात समझ में आई कि अगर कोई जीव प्राणी अपना भोजन स्वयं तो जरूर बनाता हो, लेकिन अगर केमिकल के यूज करता हो तो उसको हम लोग केमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, राइट। अगर फोटो सनलाइट को यूज करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। और शैवाल जो है, शैवाल में जो पोषण की विधि है, पोषण का मेथड, वो आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, चलिए भारत का बुल फ्रॉन है, यानी भारत का बुल फ्रॉन, यानी इसको कहा जाता है मेढक का फ्रॉग का जो बायोलॉजिकल नेम है उसी को भारत का बुल फ्रॉन कहा जाता है, जिसको मेढक का नाम है, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम कह लीजिए राना टिग्रीना। क्या है, राना टिग्रीना। टिग्रीना देखिए, अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या कि स्पेसीज कौन है और जीनस कौन है, तो स्पेसीज जो होता है जो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, तो स्मॉल लेटर से कौन लिखा गया, टिग्रीना, ये आपका स्पेसीज हो गया टिग्रीना। और जो जीनस होता है उसका स्टार्टिंग वाला लेटर कैपिटल होगा, तो राना जो हो गया हमारा जीनस हो गया। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है, जैव विविधता क्यों आवश्यक है, तो आप जानते ही हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है अगर नहीं होता तो इसमें लाइफ साइकिल का जो है संचालन नहीं होता, इसलिए लाइफ साइकिल को संचालन हेतु बायोडाइवर्सिटी का होना आवश्यक है। ठीक है, जैव चक्र संचालन हेतु लाइफ साइकिल का डेवलप करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा मतलब अगर मान लिया जाए कि होता है क्या कि जब आप कहीं जाते हैं वहाँ की पानी अगर कुछ भी एटमॉस्फेयर हो गया, हवा,
पानी आपको सेट नहीं करता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, एस्केप करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे आप वो रीजन ढूंढते हैं जो आपके हेल्थ के लिए या आपके लिए सुटेबल होता है, वहीं पे जाना आप पसंद करते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, जैव संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जैव संरक्षण जो है प्रकृति के संचालन के लिए आवश्यक है। किसके लिए है, प्रकृति के संचालन के लिए आवश्यक है। माइक्रोप्लाज्मा है, यानी बैक्टीरिया, यानी सबसे स्मॉलेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन स्पेसीज है, सबसे छोटी स्पेसीज आपका माइक्रोप्लाज्मा है। क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, जो प्रोकैरियोटिक का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोकैरियोटिक का बना होता है माइक्रोप्लाज्मा, राइट। चलिए माइक्रोप्लाज्मा का डीएनए होता है, माइक्रोप्लाज्मा का डीएनए होता है दो लरी वाला कुंडलित, मतलब दो लरी का कुछ इस प्रकार अटैचमेंट होता है। तो इसी को कहिएगा, माइक्रोप्लाज्मा का जो डीएनए होता है दो लरी वाला कुंडलित होता है। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन है, तो माइक्रोप्लाज्मा है। कौन है, माइक्रोप्लाज्मा है। इसी को माइक्रोप्लाज्मा को ही हम लोग पीपीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएलओ। अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा होगा तो आप इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए पौधे का शरीर किस समुदाय में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल में विभूषित रहता है। तो अब याद रखिए, सब कुछ है, पत्ती भी है, जड़ भी है, तना भी है, फूल भी है, फल भी है। तो जो हमारे पास पुष्पी पादप होगा, जो प्लांट्स में फूल आता होगा, वही होगा। ठीक है, चलिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, इकोसिस्टम में क्या, इकोसिस्टम क्या होता है, एक रिलेशन है किसके बीच में, एटमॉस्फेयर और किसके, एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशन है, एटमॉस्फेयर ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशन है। उसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम्स कहते हैं। ठीक, उसमें अगर मान लिया कि सजीव लिविंग है, और वहीं पे आपके वजह अगर मान लिया कि समुद्र की बात करेंगे, रिवर की बात करेंगे, ठीक है, तो सजीव नहीं है, लेकिन वो भी इकोसिस्टम्स का पार्ट्स है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सजीव और भौतिक कारक भी, जो भी फिजिकल रीजन्स होते हैं और फिजिकल एरियाज होता है, और ह्यूमन बींग या एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स के बीच। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल क्लाइमेट और बात करें एटमॉस्फेयर के बीच के जो रिलेशंस आते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब इकोसिस्टम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और इसके बारे में स्टडी करना ही कहलाता था इकोलॉजी। क्या कहलाता था, इकोलॉजी। और आपको कभी कभी पूछ देता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो बहुत ही आप बिल्कुल आप जानते होंगे, अर्नस्ट हैकेल है। कोई नया नाम नहीं है, अर्नस्ट हैकेल आप जो सुन रखे होंगे या जान रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है शामिल, आपका याद रखिएगा, भौतिक कारक भी होते हैं और सजीव भी होते हैं। ठीक है, चलिए पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था, तो अभी आपको मैंने बताएगा, अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल, इसके द्वारा इकोसिस्टम का टर्म जो है डिस्क्राइब किया गया था, दिया गया था। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा को प्रभावित होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। आपने बात सुना होगा कि कोई भी, अगर मान लिया जाए कि इकोसिस्टम्स में कोई है घास खाने वाला, ठीक, तो घास खाएगा। मान लिया जाए ये आपका बकरी है, बकरी किसको खाएगा, घास को। चलिए, और बकरी को कौन खाएगा, ह्यूमन। ह्यूमन ऐसा राक्षस कोई हो थोड़ी सकता है। ठीक है, अब देखिए सवाल ये है हमारा कि घास में जो एनर्जी आया कहां से आया, ये जो भोजन बनाया है कहां से बनाया है, सनलाइट से बनाया। तो सनलाइट में जो एनर्जी उपस्थित है उसका इसमें कितना परसेंट आया है, तो याद रखिएगा 1%। यानी सूर्य के प्रकाश में से यानी सूर्य के प्रकाश से कोई भी पौधा जो ऊर्जा लेती है, उसमें जो उपस्थित ऊर्जा है उसका कितना प्रतिशत, उसमें ऊर्जा जो उपस्थित है उसका ओनली 1%। अब यहां से जो एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, याद रखिएगा 10%। इसमें अगर मान ले 100 जूल है तो इसमें जाएगा कितना, 10 जूल।
ठीक है, ओनली 10% ही ट्रांसफर होते हैं। उसी को कहा जाता है, यानी इकोसिस्टम में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का क्या होता है, प्रभावित होता है। और एक से दूसरे में जो ऑर्गेनिजम्स के रूप में बात आएगा तो वहीं हम लोग कह सकते हैं ग्रास से ग्रासोपर, ग्रासोपर से हर्बीवोर्स, जो भी है हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स सॉरी कार्निवोर्स। तो ये सारी चीज़ होगा, इसमें जो एनर्जी का फ्लो होगा 10% ही होगा मात्र, तो याद रखिएगा। और प्रभावित होता है, क्या होता है। चलिए 13 का सी नंबर द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किस जैव भू रासायनिक चक्र के मामले में सूक्ष्म जीव पोषक तत्व को चक्र में प्रवेश करने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो याद रखिएगा इसके लिए एक ही कारक है आपका फास्फोरस चक्र। क्या है, फास्फोरस चक्र है। ठीक है, चलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल है। क्या है, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। राइबोफ्लोविन अगर पूछे कि ये किस विटामिन का नाम है तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। एस्कॉर्बिक एसिड आप जान रहे होंगे विटामिन सी। कैल्सीफेरोल ये हार्मोन्स भी है और विटामिन भी है, ये विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है, चलिए इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आप देखिए इसमें से क्वेश्चन बताइए कौन है जो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब होता है कि एक बार कन्वर्ट हो जाए तो फिर वो वापस पहले वाले अवस्था में नहीं आ पाएगा। वैसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन तो हो तो जाए लेकिन फिर से रिवर्स हो सकता है, फिर से पुराने वाले अवस्था में आ सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक स्टेट। ठीक है, और रासायनिक जो आपकी एक बार बदल गया, बदलने के बाद पुरानी अवस्था में नहीं आएगा तो हमारा कहलाएगा रासायनिक। क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा रासायनिक परिवर्तन जो होता है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, तो इसको आप रख सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये आपका भौतिक परिवर्तन है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स यानी ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, जो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का ही लॉस होता है, यानी वाटर उसमें ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट से क्या होता है पेपर में होता है, आखिर वाटर ही होता है, उसको अगर हम लोग इकट्ठा कर ले तो फिर वाटर हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगी तो ये आपको फिर से वापस नहीं आएगा। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस है ये हमारा केमिकली प्रोसेस है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए इनमें से किसे नोबल गैस कहा जाता है। तो नोबल गैस जो है हीलियम ग्रुप, जो भी हमारे पास इनर्ट है अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस को ही हम लोग नोबल गैस कहते हैं। और इसमें हमारे पास कौन कौन आते हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडॉन है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का बेसिक स्रोत है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो बेसिक स्रोत है तो याद रखिए उत्परिवर्तन इसको कहते हैं। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते क्या है कि किसी कारणवश डीएनए में परिवर्तन जो आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है, जीन में जो चेंजिंग आ रहा है उसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। अगर हिंदी की बात करिएगा तो उत्परिवर्तन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। जो आपको अच्छा लगे, हिंदी इंग्लिश जो माइंड में रखे इसको रखिए आप। समय बहुत ही बहुमूल्य है, बस हमको टारगेट ये होना है, बस अर्जुन की तरह हमारा फोकस्ड होना चाहिए कि अगर हम जंगल में जा रहे शिकार करने तो अगर हमको पक्षी का आंख चाहिए तो सिर्फ हमारा निशाना आंख पे ही होना है। तो अगर आप बीपीएससी के शिक्षक बनने के रूप में आप जा रहे एग्जाम देने, बस बीपीएससी क्वेश्चन पूछ क्या रही है और मुझे आंसर क्या करना है, यानी कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन पूछते भी आना है और क्वेश्चन को करते अभी आना है। तो यानी उस मॉड्यूल को हम लोग को समझते चलना है कि आखिर भाषा कह क्या रहा है। तो बस उसी पे बागो बाहर हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली देखना है क्वेश्चन और हमारा कंसंट्रेशन है क्या। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं देखना है, न दाएं देखना है न बाएं देखना है। घोड़ा वाला क्या लगा लीजिए, एक लगाम लगा लीजिए और दौड़ते रहिए। ठीक है, रेस में। इसीलिए फिर यहाँ पे आएगी बात, एक बात क्या आएगी बात, क्या, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। बिल्कुल आपने तो सही कहा। हाँ बोलिए 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 बोलिए। चलिए नहीं बोलिएगा, ठीक बोलेंगे हम। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज ट्रोकोमा अफेक्ट। ट्रोकोमा जो है ये बीमारी है आइस से संबंधी, आंख से संबंधित बीमारी है। ये कैसा बीमारी है, तो ये बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला बीमारी है। इसमें क्या होता है, आंख में रिसाव होने लगता है और रिसाव होते होते क्या होता है, थोड़ा सीधे कान के तरफ भी आ जाता है और नाक के तरफ भी आ जाता है, जिसमें रोशनी खत्म होने की संभावना रहती है। तो ये याद रखिए आइस से संबंधित है। किससे है,
आई से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। कौन सी गैस आग बुझाने के काम आती है? तो जो गैस भारी होगा वो आग बुझाने के काम आएगा, और वो आग बुझाने का काम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, CO2 कर रही है। तो आपका जो आग बुझाने का काम जो किया, कार्बन डाइऑक्साइड किया, CO2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ तक आपका सेट होता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, समय को बिना गवाए जीत लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है। वक्त नहीं, वक्त बहुत ही बहुमूल्य है, वक्त बहुत कीमती है। अमीर हो या गरीब, किसी के यह हाथ में यह अख्तियार नहीं है कि बीता हुआ कल को वापस ला दे। इसलिए जो आपका आज का जो समय है उसको यूटिलाइज करिए, और क्वेश्चन पे फोकस्ड करिए, और सिलेक्शन लीजिए, और एक शिक्षक बन करके पठन पाठन का क्रिया प्रारंभ करिए। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।